नमस्कार, मैंने इसे करवा कक्षा 11 का सिलेबस हमने कल शुरू किया था। तो एक क्लास हमने की थी जिसमें हमने साइंस के बारे में, साइंस के पार्ट्स के बारे में और फिर उसके बाद में फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था। वो सारी ब्रांचेज जो है वो सारे एज चैप्टर आपके सिलेबस में हैं, कुछ 11th में कुछ 12th में हैं। बाद में पता है कोई बेसिक बुक्स हो जाते हैं और फिर उनकी डिटेल्स हो जाती है। तो अब हम आगे इसी चैप्टर को आगे लेते हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन करा था। इसमें कोई ज़्यादा बातें नहीं है, एक दो बातें हैं। फंडामेंटल फोर्सेज है, प्रकृति के मूल बल हैं, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है बस, और कोई टॉपिक नहीं है इसमें। फिर बाकी नेक्स्ट चैप्टर में सारी डिटेल आएगी। ये तो केवल जनरल बात है और ये भी बल के बारे में उतना ही है जितना थोड़ा बहुत आप 9th 10th में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बात तो बल क्या है। बल क्या है? बल ऐसी राशि है जो किसी स्थिर या गतिशील वस्तु में परिवर्तन कर सकती है। स्थिर है तो उसको गति दे सकती है, उसकी जगह परिवर्तित कर सकती है। जैसे टेबल रखा है, उसको धक्का देंगे, धक्का देंगे तो बल लगा रहे हैं, बल लगाएंगे तो वो क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। स्थिरता गतिशील हो गया। बॉल है, स्थिर है हमारे हाथ में, हम उसको फेंक देंगे तो क्या होगा, गतिशील होगा। गतिशील है उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। उसकी स्पीड को कम कर दें, उसकी स्पीड को ज़्यादा कर दें, उसको ड्रॉप दे, गाड़ी चल रही गतिशील है, हम उसे फोर्स लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो बल क्या है? सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं बल ऐसी राशि है जो स्थिर या गतिशील वस्तु में परिवर्तन कर सकती है सामान्य भाषा में। अब देखो, जैसे नॉर्मल घर्षण बल, श्यान बल, उत्प्लावक बल, इनके बारे में हम 11वीं में ही पढ़ेंगे। तो ये जो बल है ये क्या है? ये डेराइव्ड बल है, व्युत्पन्न बल है। इनकी उत्पत्ति किसी अन्य बलों से होती है। कुछ बल ऐसे हैं प्रकृति में जो किसी पर निर्भर नहीं करते, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, जिनको अन्य बलों से व्युत्पन्न नहीं किया जाता, स्वतंत्र है। यानी वे बल जो स्वतंत्र होते हैं, किसी पे निर्भर नहीं करते, उनको मूल बल कहते हैं। और प्रकृति के जो मूल बल हैं, फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर, प्रकृति के जो मूल बल है वो 4 मूल बल है। चार में नाम लिखने पहले। सबसे पहले है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल। थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। प्रबल नाभिकीय बल। और फोर्थ है वीक न्यूक्लियर फोर्स, यानी दुर्बल नाभिकीय बल। ये 4 जो बल है वो प्रकृति के मूल बल है। और ये पहले चैप्टर का सिलेबस है, बस इतना है। फिर दूसरे चैप्टर में जाएंगे तो इनकी बात कर लेते हैं, सभी को डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो, गुरुत्वाकर्षण बल है क्या? नॉर्मली जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं तो इस तरह से समझा देते हैं इसको कि किसी भी कण को जब हम छोड़ते हैं, गिराते हैं तो वो नीचे की ओर आता है, तो हम क्या कहते हैं, पृथ्वी इनको क्या करती है, वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है और इसको क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ये सही है, लेकिन ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल मात्र है, एक उदाहरण मात्र है इसका।
ऐसा नहीं है कि पृथ्वी आकर्षित करती है, बाकी कोई कण आकर्षित नहीं करता। पृथ्वी वाला हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए छोटे क्लासेस में कक्षा 6-7 में ये समझा दिया जाता है इस तरह से। रियल में क्या है गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब? रियल में ये है कि प्रकृति में जितने भी कण उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। आकर्षण प्रकृति में सभी कण एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। पृथ्वी वाला हमें दिखाई देता है, इसलिए हम उसको एग्जाम्पल के तौर पे परिभाषा बना देते हैं, लेकिन वो डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्या है? प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक कण दूसरे कण को आकर्षित करता है, उस पर बल आरोपित करता है, जिसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। प्रत्येक कण, अब यूं कहें भाई प्रत्येक कण करता है, तो छोटे कण जो पत्थर है वो भी ईंटें एक दूसरे पर बल लगाते हैं, कोई पहाड़ है वो एक दूसरे पर लगाते हैं, तो फिर वो आकर्षित क्यों नहीं होते? उनमें जैसे बॉल को गिराते हैं तो नीचे आती हुई दिखाई देती है, पत्थरों पर फेंकते तो नीचे आता हुआ दिखाई देता है, तो वो कण दिखाई गति करते हुए दिखाई क्यों नहीं देते? दो पत्थर रखे, आज आ रखे, कल में रखे, उनके मध्य आकर्षण अगर है तो उनमें खिंचाव उत्पन्न क्यों नहीं होता? इसकी बात हम करेंगे आगे। इन बलों का जो मान है, गुरुत्वाकर्षण बल दो कणों के मध्य रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है वो दो बातों पर निर्भर करते हैं, एक तो बीच की दूरी पे निर्भर करते हैं और दूसरा कणों के द्रव्यमानों पे निर्भर करते हैं। तो द्रव्यमान अगर कण का कम है तो बल भी कम होता है। जो हल्के कण है उनमें द्रव्यमान कम होने के कारण इतना कम होता है इनका द्रव्यमान कि बल का जब मान हम ज्ञात करेंगे, हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे, बल का जब मान हम ज्ञात करेंगे तो देखेंगे कि इतना कम आ रहा है कि 0.00000 10-12 जीरो आ रही है, उसके बाद में कोई वैल्यू आ रही है, तो दैट इज नेग्लिजिबल, कंप्लीटली नेग्लिजिबल। वो तो लगभग क्या है? नगण्य है, और इतना कम है कि उसका इफेक्ट महसूस नहीं किया जा सकता, और उसमें इतना कम बल लग रहा है कि वो अट्रैक्शन जो है वो प्रभावी नहीं होगा, इसलिए वो हमें गति करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो अब हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की डेरिवेशन करते हैं। कि सबसे पहली बात तो ये परिभाषा आप ध्यान रखें इसमें कि प्रकृति में प्रत्येक कण दूसरे कण पर आकर्षण प्रकृति का बल लगाता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है वो दो बातों पर निर्भर करता है। ये दो कण हमने मान लिए हैं, इनके केंद्रों से दूरी लेनी है, जो दूरी r है, और इसका जो द्रव्यमान है वो मान लेते हैं m1 है, और इसका जो द्रव्यमान मान लेते हैं वो m2 है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कण के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, कण के इसका मान गुरुत्वाकर्षण बल का मान कण के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बात है कि ध्यान रखना, बल कोई भी हो वो सारी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये तो कॉमन बात है। तो यहाँ से देखेंगे बल मान लेते हैं F है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ m1 into m2। फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास ऑफ बोथ पार्टिकल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। 1/2 से क्या लिख सकते हैं? 1/2 से लिख सकते हैं F is directly proportional to m1 m2 divided by r square। F is equal to क्या आएगा? G m1 m2 upon r square। ये तो आगे सब फॉर्मूला। अब G आ गया, G क्या है यहाँ लिख देते हैं। यहाँ G नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसे
गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो होती है यहाँ 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 और इसके मात्रक निकालने के मात्रक में और ध्यान रखिए, आगे अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। जी का मात्रक निकालना है तो इनको इधर ले लो, आर स्क्वायर इधर आके क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तो जी बराबर क्या आएगा, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे एफ आर स्क्वायर m1 m2 डिवाइड में आ गया m1 into m2, तो इसका मात्रक क्या हुआ, देखो f का मात्रक बल है न्यूटन, r का मात्रक दूरी है मीटर, स्क्वायर में स्क्वायर लगा दो डिवाइडेड बाय m1 का किलोग्राम, m2 का भी किलोग्राम, तो किलोग्राम गुणा किलोग्राम क्या हो गया, किलोग्राम स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर। ये हो गया जी का वैल्यू और उसका मात्रकों के बारे में अगले चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे निकाले जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे मूल मात्रक कैसे हैं, व्युत्पन्न मात्रक कैसे हैं, उन सब की बात हम बाद में करेंगे। तो ये तो हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। परिभाषा, बल का द्रव्यमान है किसके मल्टीप्लाई ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स m1 m2 के गुणनफल के समानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्पन्न। जी नियतांक, जी की वैल्यू ये ध्यान रखना है आपको, न्यूमेरिकल अगर सोल्व करना है तो हमें इसकी जरूरत है। ये तो हो गया इसकी वैल्यू। अब यूं कहें कि ये एक जो है वो फंडामेंटल मूल बल है जो स्वतंत्र है, किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता है, तो ये जिस बात पर निर्भर करता है वो क्या, द्रव्यमान है। इसका मतलब क्या हो रहा है, द्रव्यमान के कारण ही बल का जो मान है वो कम या ज्यादा अप्लाई होता है। अब पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक कण है, दूसरा कण वो है जो गिर रहा है, जिसको फेंक रहे हैं, जो हमारे पास है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान खुद का बहुत ज्यादा है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम है लगभग, तो उसके कारण जो बल लगता है, इस फॉर्मूले में m1 का मान पृथ्वी का द्रव्यमान रखोगे आप, तो उस बल का मान क्या है, बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो बल हमें दिखाई देता है। छोटे कणों को लेकर अगर हम सोल्व करके देखें, करना चाहें करके देखें तो कर लेते हैं उसे, फिर हम देखेंगे कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही कम आते हैं, बहुत छोटा अल्प मान आता है, और वो अल्प मान जो है वो उसको डिफाइन जो उसको देखा उसको महसूस नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हल्के कणों के मध्य हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन डेफिनेशन का आप ध्यान रखें कि दो कणों के बीच में लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। पृथ्वी आकर्षित करती है, ये एक टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है कि उदाहरण है उसका गुरुत्वाकर्षण बल का कि पृथ्वी भी करती है, तो एक पार्टिकल पृथ्वी हो गया, दूसरा वो हो गया जो गिराया जाए। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन न्यूमेरिकल ले लेते हैं कोई। एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान दो कणों का द्रव्यमान मास ऑफ 2 पार्टिकल्स इज 500 ग्राम एंड 1 kg है, जो एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। अब छोटे की बात करते, मान लीजिए 500 ग्राम का आटा देते हैं, इतना सा होता है 500 ग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम थोड़ा बड़ा। इनके मध्य बल निकालें। एक बार तो आपको न्यूमेरिकल, हमने पहला न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, आगे हम बहुत करेंगे आगे अगले चैप्टर के बाद में, तो आपको क्या ध्यान रखना है। वैसे हम अगले चैप्टर में बहुत बेसिक बातें पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत सी चीजें पता चल जाएंगी कि आपको MKS पद्धति का ध्यान रखना है। वैसे तो अगले चैप्टर के बाद थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, जरूरत रहेगी MKS पद्धति का यूज करना है।
एम के क्या मात्रक पद्धति है। एम का मतलब मीटर है, के का मतलब किलोग्राम है, एस का मतलब सेकंड है। मीटर, के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब सेकंड। तो आपको दूरी जो है, लंबाई अगर दे दी क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी, चाहे वो किलोमीटर में दे दी हो, चाहे सेंटीमीटर में दे दी हो, चाहे मिलीमीटर में दे दी हो, हमें किस में यूज करनी है, हमेशा मीटर में यूज करनी है। दूसरी बात, द्रव्यमान अगर हमें ग्राम में दे दिया तो भी किलोग्राम में यूज करना है। समय मिनट में, घंटे में दे दिया हो तो हमेशा किसमें यूज करना है, सेकंड में यूज करना है। बाकी डिटेल अगले चैप्टर में करेंगे। अभी हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न आप जरूर देखें कि किस तरीके से हमें करना है। आदत डालने हमेशा उसी पैटर्न के आधार पे करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे 10वीं में गणित में काफी करते हैं वैसे वही पैटर्न है। सबसे पहले आपको जो गिवन वैल्यूज है वो लिखनी है सबसे पहले, उसके साथ ही वही उनको कन्वर्ट करने की जरूरत है तो वही कन्वर्ट करना है। उसके बाद लिखना फॉर्मूला, फिर वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि जब आपने पहले लिख दी, कन्वर्ट सही कर दिया, फॉर्मूला से। नेक्स्ट अब इसको सोल्व करते हैं अपने आगे। सोल्व करने से पहले एक बात ध्यान रखना इसमें कि हमें एम के एस मात्रक पद्धति का यूज करना। मात्रक पद्धति के बारे में हम अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, शॉर्ट बात कर लेते हैं। एम का मतलब मीटर है और के का मतलब किलोग्राम है, एस का मतलब सेकंड है। तो दूरी जो है वो हमेशा मीटर में रखनी है, किलोमीटर में देखे तो बदलो, सेंटीमीटर में देखे तो बदलो। द्रव्यमान हमेशा किलोग्राम में रखना है और समय हमेशा सेकंड में रखना है। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, जो हमारे गिवन वैल्यूज है वो पहले आपको यहाँ क्या करनी है, लिखनी है सबसे पहले गिवन वैल्यू। उसके साथ ही यहीं पर आपको चेंज कर लो एम के फॉर्म में, फिर फॉर्मूला लिखना है, फिर वैल्यू पुट करनी है। इस तरीके से अगर गलती नहीं होगी तो डायरेक्ट वहीं पर ही जहाँ फॉर्मूला लिखने के बाद में वहीं पर रखते समय चेंज करते हैं तो वहां गलती हो जाती है। चेक करने वाले के लिए भी सुविधा रहेगी, यही देख लिया जाएगा जैसे लिखा है, चेंज सही कर रखा है, फॉर्मूला सही लिख रखा है, तो आगे का चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब 11th में पहुंच गए तो डेफिनेटली गुणा भाग के सही करेंगे। और कोई छोटी मोटी एरर हो जाए तो कोई बड़ी बात भी नहीं उसकी, वो ह्यूमन एरर है, हो सकती है। तो यहाँ अपने लिए इसमें सबसे पहले एम की वैल्यू लिखेंगे, कितना 500 ग्राम है, किलोग्राम में बदलोगे तो डिवाइड कर दो 1000 ग्राम, और सोल्व करो इसे, कैंसिल आउट कर लो। अपने में इसको क्या लिखोगे, आप इसे 5/10 लिख सकते हैं, आप इसे 1/2 लिख सकते हैं, आप इसे 0.5 लिख सकते हैं। लेकिन इस तरह से इस फॉर्म में रखो कि कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं आए। उसके लिए जैसे मैं कैलकुलेशन करते समय जैसे यूज करता हूँ, तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, मेरे से भी कर सकते हो कि मैं हमेशा जो 10 की फॉर्म में वैल्यू आ जाती है 10 की पावर में, चाहे ये जैसे इसमें, तो उनको 10 की पावर में ही यूज करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5, इसको लिख देंगे 10 की पावर माइनस का ये क्या मीटर। और दूसरा फिर M2 देखें तो वो क्या है 1 kg आ गया, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि है केजी में अपने पास। डिस्टेंस दे दिया अपने पास 50 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 का डिवाइड कर दो। अब देखो क्वेश्चन में आपको इसी तरह की वैल्यूज दी जाएगी, ये सॉरी किलोग्राम में इसी तरह की वैल्यूज दी जाएगी कि वो इजी वे में सॉल्व हो जाए और मोस्टली कैंसिल आउट हो जाए, तो आपको गुणा भाग करने में दिक्कत नहीं है। ज्यादा टिपिकल मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे, यानी हमें वहाँ ये नीचे करवा देगा 1.5 में 2 का डिवाइड करना नहीं होगा, हमें वैल्यूज ऐसे दी जाएंगी कि इजी वे में कैलकुलेट हो जाए। ये तो हमने अपनी मर्जी से मान ली, ये फिर भी वैसी हैं जैसे इजी वे में सोल्व हो जाए। बाकी क्वेश्चन में भी आपको हमेशा ऐसी वैल्यूज दी जाएगी। तो आपको चेंज इस तरीके से करना है कि आप उसको ज्यादा और टिपिकल मत करना, ठीक है, इजी फॉर्म में ही करना। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। वैल्यू पुट करने सारे G की वैल्यू है अभी लिख रखी है, मैंने मिटाया नहीं, इसलिए G = 6.67 × 10⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो 6.67 into 10 raised to power minus ध्यान इनटू m1 की वैल्यू 5 into 10 raised to power minus 1, m2 की वैल्यू 1 डिवाइड बाय स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करोगे 1 2 से 5 से स्क्वायर करेंगे तो 25 और 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इस पावर का पावर अगर होता है तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा माइनस का 2, तो आप इसे लिख दें 10 की पावर माइनस का 2। कैंसिल आउट कर दें, ये 5 से कट गया, 5 का इसमें डिवाइड कर दें, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 पे गया, पॉइंट 16 बचे, 5 गुणा 3 15, 3 17 हो गए, 5 गुणा 3 15। अब देखो इनको जो माइनस के उनको ऊपर ले लो, माइनस के 11 है, ये माइनस के 1 है, 10 की पावर कितने हो गए माइनस के 12, माइनस के 2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएंगे प्लस के 2, तो कितने बचे 1.3 गुणा 10 की पावर माइनस के 10। क्या याद किया हमने बल, तो बल का मात्रा क्या है न्यूटन। ये आया है 2 पत्थर मान ले, 2 कण मान ले जिनका द्रव्यमान 500 ग्राम, आधा किलो और 1 किलो के जो पत्थर है उनके बीच में कितना बल लगेगा। अब ये देखो रियल में देखें तो इस बल की वैल्यू कितनी है, इस बल का मतलब है 1.3 अपॉन 10 की पावर 10 माइनस है 10 की पावर माइनस 10 है, नीचे आएंगे तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1.3 डिवाइडेड बाय कितनी जीरो लगेंगी 10 जीरो लगेंगी। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.00000000 फिर 13। तो ये क्या है, ये लगभग नगण्य है। इसीलिए बल तो लगते हैं लेकिन वो इतना कम मान होता है कि हम उनको इजी वे में महसूस नहीं कर पाते। अगर ये बल हम पृथ्वी के लिए निकाल दें, अगर आप कहते हैं कि पृथ्वी पर किसी गोल को गिराया जाता है जिसका वजन 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, 500 ग्राम है और 50 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर से या 50 मीटर से गिराया जाता है तो बल ज्ञात करो, तो हम उसमें ज्ञात कर लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, जैसे ये तो गोल का वेट आ गया, मान लो इतना आ गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा का कौन सा हो गया पृथ्वी। अब पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 गुणा 10 की पावर 24, तो यहाँ 10 की पावर 24 चलता तो ये माइनस में ही आती है, किसमें आती प्लस में आती। इसका मतलब ये बल का मान बहुत ज्यादा होता है, जो हम इसलिए हम उसको देख पाते हैं पृथ्वी वाले बल को, बाकी बलों को हम नहीं देख पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल पृथ्वी ही बल लगाती है या पृथ्वी लगाती है वही गुरुत्वाकर्षण बल है, बाकी नहीं है। जितने भी ग्रह एक है एनवायरमेंट में वो सारे क्या करते हैं बल अप्लाई करते हैं, तो वो सारे ही गुरुत्वाकर्षण बल हैं। इसलिए ये बात आप नहीं लिखें कहीं भी कि पृथ्वी आकर्षित करती है और गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल वो है जो 2 कणों के बीच में आकर्षण प्रकृति करता है। उसका मान कितना भी कम ज्यादा नगण्य हो सकता है लेकिन बल वो तो ये तो बात हो गई इसके पहले टाइप की गुरुत्वाकर्षण बल में। 3 फंडामेंटल फोर्सेज और है, 3 बल और हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सिंपल छोटे छोटे उनमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, वो मैं आपको उसमें नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तब तक आप इसको रिवाइज करें, नोट्स पढ़ लेंगे आप इनके साथ साथ। नोट्स मैं भी बना रहा हूँ लेकिन मुझे टाइम बहुत लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा रहता है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। जैसे बढ़ जाएंगे वैसे वो भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप उन्हें फोटो कॉपी शॉप है वहाँ प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो वहाँ से वो आपको भेज देंगे। पूरे राजस्थान में ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी चाहिए वहाँ आपके होम एड्रेस पे पहुँचा देंगे। लेकिन तब तक आप खुद नोट्स बनाएं, और तब तक क्या ज़्यादातर तो ये खुद ही बनाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो उसमें आप क्या करें, टॉपिक लिखें, टॉपिक के बाद जो आपको समझाया जाता है उसको इजी लैंग्वेज में लिखेंगे। आप बुक की हेल्प ले सकते हैं, कोई भी बुक अपने पास रखें तो उसमें से देख के थोड़ा कि बाद में ध्यान दीजिए लैंग्वेज में कम बोल दिया या कम समझ में आया तो बुक से भी आप थोड़ा सा डेफिनेशन लिख सकते हो। कैलकुलेशन हम सारी यहाँ कर लेंगे, न्यूमेरिकल हम कोशिश करेंगे लगभग करने की, कुछ न्यूमेरिकल आप अपने स्तर पर भी करें, सारे 100% नहीं करेंगे। जैसे एक टॉपिक पढ़ेंगे उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, क्लास न्यूमेरिकल क्लास रखेंगे उसमें 2-4 न्यूमेरिकल 5 से 7 न्यूमेरिकल उसमें कर लेंगे, तो उतने ही कर पाएंगे। बाकी आप खुद है एक टॉपिक से संबंधित जितने भी है उनको खुद सॉल्व करके देंगे। पढ़ाई का पैटर्न अगर सही बनाएंगे तो पढ़ाई अपने आप सही हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। तो आप नोट्स बनाना सबसे जरूरी काम है। दूसरा, रफ वर्क मस्ट कंपल्सरी। अगर आप रफ वर्क करेंगे, रफ वर्क का मतलब आप उसको पढ़ें
फिर आप उसको लिख के देखें, कैलकुलेशन है तो उसको करके देखिए। जितना ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होती रहेगी लिखने की, समझने की, पढ़ने की। बाकी बात के साथ साथ हम जैसे क्लासें करेंगे वैसे वैसे ज्ञान जैसी जरूरत पड़ेगी आपको साथ साथ जितना मेरे को ज्ञान है या जो बातें मेरे को पता है मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे टॉपिक्स की।